गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह भाग 2 में जो संकलित जो दूसरी कविता है पतंग। इस कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। पतंग नामक कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम इस कविता के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, उनके विषय में हम संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस कविता के रचनाकार कौन है। तो आइए देखते हैं। आरोह भाग 2 काव्यखंड पतंग, जो कि कविता का नाम है। इसके जो रचनाकार हैं इनका नाम है आलोक धनवा। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जो है हम अध्ययन करते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में। इन्होंने बहुत ही कम रचनाएं लिखी हैं, लेकिन जो रचनाएं जो इनके द्वारा रचना की गई हैं वो अति प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं को समाज में बहुत ही, साहित्य क्षेत्र में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। प्रमुख रचनाएं, पहली कविता, इनकी जो पहली कविता है जनता का आदमी, सन 1972 में कविता की रचना की थी इन्होंने। पहली कविता इनकी है जनता का आदमी। और अन्य जो रचना है एकमात्र संग्रह है भागी हुई लड़कियां। नेक्स्ट, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है। जो आपकी पतंग कविता है वह भी दुनिया रोज बनती है, जो संग्रह है, कविता संग्रह, उसी से ली गई है। ये जो भी कविताएं हैं ये दुनिया रोज बनती है, एकमात्र इनकी रचना है, संग्रह है। तो उस संग्रह से यह दुनिया रोज बनती है नामक कविता है, एक कविता का संग्रह है, उससे ये सारी कविताएं जो हैं वह ली गई है। तो इनकी जो अति प्रसिद्ध रचना है वह दुनिया रोज बनती है। अब आएंगे सम्मान की दृष्टि से देखने के लिए कि इनको कौन कौन सा प्रमुख सम्मान से साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र, जैसे चूंकि बिहार से थे तो इनको बिहार के राज्य स्तरीय जो भी सम्मान दिया जाता है उनको सम्मान से जो है नवाजा गया। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान। नेक्स्ट, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। इनका जो प्रसिद्ध जो कोड वर्ड है, कोड मतलब उन्होंने कहीं कविता में ये उद्धरण दिया है, इसको बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। कहते हैं कि जो नदियां होती हैं, तरह तरह की नदियों के विषय में आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, और आपने अगल बगल जो भी प्रसिद्ध नदियां हैं उनके विषय में आपको जानकारी भी है। हर नदी का अपना एक वजूद है, अपना एक अस्तित्व होता है, अपनी एक अस्मिता होती है, अपनी एक पहचान होती है। और जब वही नदी जा करके समुद्र में मिल जाती है तो उसकी जो अपनी सत्ता होती है, अपनी पहचान होती है, वह खो जाती है, गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है, और उसकी पहचान समुद्र से होती है। ठीक उसी तरह से हर व्यक्ति की अपनी अपनी समाज में सत्ता है, पहचान है, अपना एक वजूद है, अपना एक नाम है, लेकिन एक दिन हर व्यक्ति को ईश्वर में जाके जो है समाप्त हो जाना है, ईश्वर में जाके विलीन हो जाना है। क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। जिस तरह नदियों का जो अंत जो है समुद्र में होता है, उसी तरह हर व्यक्ति का, हर जीवधारी का, हर प्राणी का जो अंत है वह ईश्वर के श्री चरणों में होता है। कहते हैं मुझे पता नहीं कि वहां पे क्या होता है, लेकिन एक दिन जाना है उधर। कवि के मन में जिज्ञासा का भाव है, उत्सुकता का भाव है कि जाके एक बार वहां देखना है कि समुद्र में जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाके विलीन हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसी तरह व्यक्ति जब जो है व्यक्ति का अपना वजूद, अपना उत्स जब जा करके ईश्वर के श्री चरणों में या उस व्यापक
स्थान पे जाकर के जब समाहित हो जाता है तो उस समय क्या होता है, यह जिज्ञासा कवि के मन में बनी हुई है। सो यह रचना पतंग की रचना हमको, पतंग नामक कविता की रचना हमको पढ़नी है। ये पेज नंबर 9 पे दी हुई है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 9 पे कविता दी हुई है। लेखक कवि का जीवन परिचय दिया हुआ है यहाँ पर, और यह आपकी कविता है। इस कविता को आप एक बार रीडिंग इसका अच्छे से कर लीजिएगा। अब आइए हम इसके विषय में, आलोक धनवा के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में, बहुत कम उम्र में ही इन्होंने गिनी चुनी कविताओं में अपार लोकप्रियता अर्जित की। लोकप्रियता अर्थात प्रसिद्धि अर्जित करना यानी प्राप्त करना। बहुत कम आयु में उन्होंने लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। बहुत ही कम कविताएं उन्होंने लिखी, लेकिन उतनी ही कविताएं जो हैं वह समाज में प्रसिद्धि के लिए वो पर्याप्त हैं। सन 1972 से 1973 में प्रकाशित उनकी जो यह कविता है, आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रहीं। उनके बाद के दशक में बहुत से कवि आए जो वास्तविक रूप से काव्य में अपनी रुचि रखते थे, जो गंभीर उम्दा कोटि की जो कविताएं लिखते थे। उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि आलोक धनवा की जो यह कविता है, वो आलोक धनवा जो जी द्वारा रचित जो कविता है वाकई काबिले तारीफ है। और वे लोग जो अन्य काव्य प्रेमी रहे, उन लोगों ने उनकी कविताओं को कंठस्थ किया और यथा योग्य यथा समय उसको सबके सामने कोटेशन के तौर पे, उदाहरण के तौर पे लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। सो यह इनकी प्रसिद्धि के लिए एक प्रमुख बात है कि इनकी कविताएं जो है, भले ही कम रचनाएं इन्होंने की, लेकिन इनकी प्रसिद्धि, इनकी ख्याति जो है कहीं से किसी भी स्तर से कम नहीं है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं में हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। कुछ जो आलोचक हैं वह आलोचक कहते हैं कि अभी बहुत कुछ इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में ढूंढना शेष है। अभी बहुत कुछ है जो इनका सही एनालिसिस नहीं हो पाया है, सही मूल्यांकन नहीं हो पाया है। इनको जानना है, समझना है। ये तभी हो सकता है जब हम इस पर रिसर्च करें, इनकी कविताओं को कई बार पढ़ें, इनके उद्धरणों को कई बार पढ़ें, इनको जानने का प्रयास करें, इनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करें, तब हम इनकी कविताओं का सही और जो है उचित रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, व्यापक मतलब जो व्यापक पैमाने पर, मतलब पूर्ण रूप से व्यापक ख्याति के बावजूद शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। मतलब जो उनकी रचना थी, आलोक धनवा जी की जो भी रचनाएं उन्होंने लिखी, वे रचनाएं इतनी उनकी रचनाओं की इतनी सराहना हुई तो उनके ऊपर साहित्य का एक दबाव था, उनके ऊपर गंभीर चिंतन का एक दबाव था कि उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि उम्दा, श्रेष्ठ, उत्तम कोटि की कविता या रचना करने की। सो ऐसे समय में उस दबाव के चलते उन्होंने अनावश्यक कविताओं का भंडार यानी थोक में, फुटकर में ढेर सारी कविताएं नहीं लिखी, बल्कि कुछ गिनी चुनी ही कविताएं लिखी, जो कविताएं समाज में और साहित्य प्रेमियों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा बहुत ही उसकी सराहना की गई। तो लोगों की उनसे अपेक्षाएं थी कि वह एक उम्दा श्रेष्ठ कोटि की कविता लिखेंगे। तो उस दबाव के चलते उन्होंने अनावश्यक कविता का भंडारण, कविता का संग्रह, कविता का लेखन कार्य नहीं किया। उन्होंने 1972 में लेखन कार्य आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। काव्य संग्रह के अलावा पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। तो सांस्कृतिक, जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है,
तो आलोक धनवा जी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, उसका भाग बनते हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया है और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता यानी गेस्ट लेक्चरर के रूप में भागीदारी की है। तो इनकी रचना के साथ साथ कवि के साथ साथ एक टीचर भी रहे हैं, एक अध्यापक भी रहे हैं, उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया है। अब बारी आती है कि कविता के विषय में, पतंग कविता जो हमको पढ़ना है उस कविता के विषय में हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से पढ़ते हैं कि कविता क्या है, पतंग कविता क्या है। पतंग का जो प्रतिपाद्य है उस कविता में क्या बताया गया है उसका हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। पेज नंबर 10 दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा की एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यानी जो पतंग कविता है वह दुनिया रोज बनती है नामक जो उनकी एकमात्र काव्य संग्रह है उस संग्रह का हिस्सा है। पहली बात, एकमात्र जो संग्रह है उस संग्रह का हिस्सा है। यह जो कविता है पतंग कविता जो है यह बहुत ही लंबी कविता है और इसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया। मतलब पतंग जो कविता है वो बहुत ही लंबी कविता है, तो पूरी कविता पाठ में नहीं शामिल किया गया, इसके तीसरे भाग को जो है कविता में आपके पाठ्य पुस्तक में, आरोह पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग तो एक बहाना है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ मतलब छोटा बच्चा होता है, सुलभ मतलब स्वाभाविक, जो स्वभावतः उसके मन में जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जो भावनाएं व्यक्ति छोटे से बच्चे के मन में जो है बाल सुलभ जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं उनकी इच्छाओं का, उनकी उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। पतंग कविता के बहाने, पतंग कविता के सहारे कवि ने बताया, आलोक धनवा जी ने बताया कि किस प्रकार बच्चे उत्साहित होते हैं, किस प्रकार बच्चे उमंग से भरपूर हो जाते हैं, इसका सुंदर चित्रण जो इसमें वर्णन किया गया है। बाल क्रियाकलापों को, बच्चे जो है किन किन क्रियाकलापों में, किन किन कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, किस कार्यों में बड़े ही रुचि के साथ अपना योगदान देते हैं, एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। प्रकृति में क्या क्या किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है, पतंग के समय पतंग के द्वारा ही बताया गया है कि प्रकृति में जो परिवर्तन होता है बिंब के सहारे, कि किस प्रकार दृश्य बिंब में परिवर्तन होता है, किस प्रकार श्रव्य बिंब में परिवर्तन होता है, किस प्रकार स्पर्श बिंब में परिवर्तन होता है। इन सब बिंबों का परिवर्तन जो है, यह प्रकृति का परिवर्तन जो है, इसमें बड़े ही मनोभावक अंदाज में आलोक धनवा जी ने अपनी कविता पतंग में बताया है। पतंग क्या होता है? पतंग जो होता है बच्चों की उमंग का रंग बिरंग सपना होता है। जो आकाश में उड़ रही जो रंग बिरंगी पतंगे हैं, ये पतंग मात्र नहीं है, देखने वालों लोगों के लिए मात्र वो पतंग रंग बिरंगी कागज की जो है पतंग दिखाई दे रही होंगी, लेकिन वास्तविक रूप से यह पतंग नहीं होती। इन पतंग के सहारे बच्चे अपने मनोभावों के साथ, अपनी उच्च आकांक्षाओं के साथ आकाश की ऊंचाई को छूने के लिए तैयार होते हैं। ये बाल मन जो होता है वो पतंग के साथ उड़ रहा होता है। इसके साथ बच्चे की जो भावना होती है, बच्चे की जो इच्छा होती है, वो आकांक्षा होती है, वह पतंग के साथ उड़ रही होती। तो पतंग केवल कागज का टुकड़ा मात्र नहीं होता, हृदय की बाल सुलभ अनुभूतियां होती हैं जो पतंग के माध्यम से उड़ रही होती हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, जितनी ऊंची पतंग जाती है, बच्चे की आकांक्षा क्या होती है कि मेरी पतंग सबसे ऊंची जाए। हर बच्चा जो पतंग उड़ाता है, भले ही उसकी पतंग इतनी ही ऊंची जाए, लेकिन वह चाहता है कि वो और ऊंची जो है वो आकाश की ऊंचाइयों को छू सके। तो आसमान में उड़ती हुई जो पतंग होती है वह ऊंचाइयों की एक हदें हैं। एक हद मतलब एक सीमा,
एक जो बाउंड्री लाइन जिसको कहते हैं, एक सीमा है जिसको बाल मन जिन्हें छूना चाहता है। ये आकाश की ऊंचाइयां जो हैं वो बच्चे का जो है एक हद होती है, इस हद तक बच्चा जो है बाल मन है उसको छूना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। यानी एक ऊंचाई, उस ऊंचाई का अतिक्रमण करना, उस ऊंचाई से आगे बढ़ना बच्चे की यह आकांक्षा होती है, बाल मन की चाहत होती है। हर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, हर बच्चे का यह ख्वाब होता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया ले आती है, कहते कविता में कवि ने एक कल्पना का सहारा लेते हुए कल्पना के माध्यम से एक ऐसी दुनिया की सृष्टि की है, हमारे सामने एक ऐसी दुनिया, कल्पना की एक ऐसी दुनिया साकार की है जहां पर शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। प्रकृति में परिवर्तन होता है, भाद्रपद का समापन, भाद्रपद यानी भादों का महीना जिसमें मूसलाधार वर्षा होती है, जिसमें धारासार वर्षा होती है, तो उसमें धारासार वर्षा के उपरांत शरद ऋतु का आगमन होता है। और यह शरद ऋतु जो होती है वो अंधेरे को चीरते हुए लाल लाल रोशनी लेकर के आकाश को निर्मल स्वच्छ बनाते हुए वह जो है नन्हे नन्हे बच्चे को वह एक इशारा देती है, एक इशारा करती है कि चलो मौसम अनुकूल हो गया, अब हमारे बाल मन, हमारी आकांक्षाएं अब आकाश में उड़ सकती हैं। तो अपनी भावनाओं के साथ, अपनी हौसलों के साथ, अपने उमंग के साथ हर बच्चे उत्साहित होकर के वहाँ उपस्थित होते हैं। वहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया होती है। तितलियों की रंगीन दुनिया मतलब कि आकाश में उड़ रहे जो रंग बिरंगे तरह तरह के, तरह से डिजाइन के जो पतंग होते हैं, वो देखने पर ऐसा लगता है कि आकाश में रंग बिरंगी तितलियां जो है वह उड़ रही हैं। दिशाओं के मृदंग बजते हैं। दिशाओं के मृदंग बजना मतलब कि बड़े बच्चे हर दिशा में, चारों तरफ से, हर दिशाओं से बच्चों के कदमों की जो थाप होती है, बच्चों के कदमों की जो थाप चलती है वह ऐसा लगता है कि जैसे दिशाओं में मृदंग यानी वाद्य यंत्र जो है वह बज रहा हो। और यह अत्यंत ही मनोहारी लगता है। इस दृश्य को देख करके जो नहीं भी चाहता है, जिसका इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो भी एक बार पलट के देखता है कि बच्चे की पतंग कहाँ जा रही है और बच्चा किस तरफ बेतहाशा पतंग लूटने के लिए किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है, तो सब लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं। कहते जब पतंग उड़ाते हुए बच्चे जोर से बेतहाशा पतंग के पीछे दौड़ते हैं तो सब कुछ सुध बुध खो करके उनकी दृष्टि मात्र एक लक्ष्य पर होती है, मात्र एक पतंग की तरफ रहती और आगे पीछे कहीं नहीं रहती। भले ही वो खतरनाक कोने के किनारे पे जाके खड़े हों और वहां से भले ही गिर जाएं, लेकिन उनका ध्यान पतंग में ही लगा रहता है। चाहे आमने सामने अगल बगल कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन वह पतंग का पीछा करना, वह पतंग उड़ाना, अपना हौसला किसी कीमत पे वह कम नहीं करते। तो एक तरफ जहां गिरने का भय होता है, दूसरी तरफ उस भय पर विजय प्राप्त करने का जो आत्मविश्वास कि एक बार गिरना और गिर करके फिर से उठने के बाद जो आत्मविश्वास व्यक्ति में आता है, वह आत्मविश्वास क्या होता है, वह काबिले तारीफ होता है। बच्चा जब एक बार गिरता है तो गिर करके दोबारा जब संभलता है तो जो उसमें आत्मविश्वास आता है, वह आत्मविश्वास जब कोई पकड़ के उंगली चलाता है तो आत्मविश्वास उसमें कभी नहीं आ सकता। पृथ्वी का हर कोना कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे नहीं दौड़ रहे बल्कि पृथ्वी अपनी धुरी पर नाच रही है और बच्चे के कदमों के नीचे पृथ्वी जो है वह गोल गोल घूम रही है। यानी बच्चे नहीं दौड़ रहे, पृथ्वी उनके पास आने को आतुर है। ऐसी एक दुनिया की सृष्टि कवि के द्वारा की गई है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अंधेरे के बाद शरद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? कवि कहते हैं कि बच्चे हर बार
जो भादों का महीना होता है, अंधेरे का महीना होता है, हर तरफ बादल लगे हुए होते हैं, उसके बाद अंधेरे को चीरते हुए जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो हर बच्चा उत्साही मन के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ नए नए रंगीन पतंगों को लेकर के आकाश में उड़ाने के लिए वह तैयार होता है और उसके साथ बाल मन जो है आकाश की हद को छूने के लिए तैयार होता है। तो कहते हैं क्या जिस प्रकार बच्चा उत्साही होकर पतंग उड़ाने को तैयार है, क्या आप भी तैयार हैं? तो उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ, हम जिस प्रकार बच्चे उत्साह के साथ पतंग उड़ाने के लिए तैयार हैं, उसी तरह से हम भी बच्चों के साथ उत्साही बन करके पतंग को देखने के लिए, पतंग को उड़ाने के लिए तैयार है। यस। यह इस प्रकार जो आलोक धनवा जी के विषय में संक्षिप्त जीवन परिचय था और साथ में कविता की हमने समरी पढ़ी। इसके बाद आप लोग इस कविता, ये जो लेखक का जीवन परिचय है, कवि का जो जीवन परिचय है, कवि का जीवन परिचय कॉपी में उतार लीजिएगा और इनसे जीवन से जुड़ी हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करिएगा। और जो कविता है पतंग, इस कविता पतंग को कम से कम आप 2 बार रीडिंग करिएगा, 2 बार इसको पढ़िएगा ताकि आपको आसान समझने में आसानी हो कि क्या श्रव्य बिंब होता है, क्या दृश्य बिंब होता है, क्या स्पर्श बिंब होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।